कांग्रेस और गांधी परिवार का चैप्टर जिनका सीधा फंडा ये है कि पार्टी में उनकी पावर कम नहीं होनी चाहिए, भले ही पार्टी का परफॉर्मेंस कुछ भी हो जाए। इलेक्शन मैनेजर प्रशांत किशोर के कांग्रेस ज्वाइन करने पर सस्पेंस खत्म हो गया। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने से मना कर दिया है, लेकिन क्यों मना किया, इसकी सीधी वजह यह है कि जो प्रशांत किशोर चाहते थे वो कांग्रेस को मंजूर नहीं था। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को 2 विकल्प सुझाए थे। पहला विकल्प यह दिया था कि कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी ही रहे, लेकिन यूपीए का चेयरपर्सन किसी पूर्व कांग्रेसी को बना दिया जाए। गैर कांग्रेसी नहीं, पूर्व कांग्रेसी। प्रशांत किशोर भी खिलाड़ी आदमी है, यह टर्म लगा दिया था, यानी शरद पवार या ममता बनर्जी, इनमें से किसी एक को। बाकी लोग तो क्वालिफाई नहीं कर रहे। दूसरा विकल्प यह दिया था कि यूपीए की अध्यक्षा सोनिया गांधी रहे, लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष किसी नॉन गांधी को बना दिया जाए, यानी गांधी परिवार से बाहर का कोई नेता अध्यक्ष बन जाए। अब गांधी परिवार के बाहर का कोई नेता अध्यक्ष बन जाए, यह बात गांधी परिवार को कैसे स्वीकार्य होगी? क्योंकि अगर गांधी परिवार के बाहर का कोई अध्यक्ष बन सकता तो राहुल गांधी के पद को छोड़ने के बाद सोनिया गांधी बीमार होने के बावजूद 1 साल से ज्यादा वक्त से कार्यकारी अध्यक्ष का पद ना संभाल रही होती, किसी को बना दिया होता। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मामला फंसा कहां, जरा उसको देखिए और फिर समझाऊंगा कि कहां क्या रणनीति चली, उसको भी समझिएगा। कांग्रेस प्रशांत किशोर के प्रस्तावों को खारिज करने का मन पहले ही बना चुकी है। अब आप कहेंगे ये कैसे पहले बना रही, पहले कांग्रेस ने सोच लिया था कि प्रशांत किशोर का प्रेजेंटेशन लेना ही नहीं है, इनको रखना ही नहीं है, तो फिर प्रेजेंटेशन सुन क्यों रहे थे? आऊंगा इसमें, लेकिन संकेत क्या है आप देखिए कि पहले से कैसे मन बना हुआ था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आपको बताया था कि यहां अगर आप देखेंगे, जरा जूम करके दिखाइए इसको, कि यहां पर ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना खाली, ये कहा था इन्होंने कि भाई अर्स्टवाइल आईएनसी लीडर कोई पूर्व कांग्रेसी को बनाइए और अध्यक्ष सोनिया गांधी को रहने दीजिए। ये इनको पसंद नहीं आया। कैसे? यहां तो मेरी फोटो होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा चलिए ठीक है, यहां आपकी फोटो लगा दी, नीचे वाले में ऑल्टरनेटिव में यहां किसी और को बना दीजिए, नॉन गांधी को। तो इनको यह भी पसंद नहीं आया कि यहां मेरे बेटे की फोटो कैसे नहीं होगी, मेरा बेटा क्या करेगा फिर? तो बोला उनको तो बनाया लीडर ऑफ संसदीय बोर्ड। अच्छा, राहुल गांधी पैदा हुए हैं इतने दिन से पॉलिटिक्स में संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनने के लिए, ये कोई और बनेगा? जाओ। प्रशांत किशोर के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए सोनिया गांधी ने जो 8 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, उस कमेटी में कौन लोग थे और उनके क्या ऐतराज था, उनको क्या परेशानी थी, वो भी जानिए। उस कमेटी ने अगले साल तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक और तेलंगाना में सत्ताधारी दल टीआरएस के बीच चुनावी समझौते पर आपत्ति जताई, जबकि प्रशांत किशोर ये सफाई देते रहे कि वो अब आईपैक से सीधे तौर पे नहीं जुड़े हैं। भाई, हमको तुम्हारा काम करना है, आईपैक कुछ और कर रहा है। कांग्रेस में वो किसी पद की उम्मीद किए बिना शामिल होना चाहते थे, लेकिन ये लोग मुद्दा बना रहे थे। कमेटी कह रही थी कि प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना में कांग्रेस के विरोधियों का सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर के साथ कैसे काम किया जा सकता है? मतलब पहले मन बनाए हुए थे कि इनके साथ जाना ही नहीं है। तेलंगाना में कांग्रेस के इंचार्ज मणिकम टैगोर ने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया और लिखा कि ऐसे किसी भी व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करिए जो आपके दुश्मन का दोस्त हो। यह उन्होंने ट्वीट किया, नेवर ट्रस्ट समवन who is friend with your enemy। सोनिया गांधी ने प्रशांत किशोर के प्रस्तावों पर चर्चा के लिए 8 सदस्यीय कमेटी बनाई। उस 8 सदस्यीय कमेटी में कौन कौन नेता थे आपको पता है? एक तो प्रियंका वाड्रा थी, तो वो तो गांधी परिवार की हो गई। बाकी थे पी चिदम्बरम, अंबिका सोनी, दिग्विजय सिंह हो गए, जयराम रमेश, मुकुल वासनिक, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला। ये सब लोग गांधी परिवार के वही करीबी लोग। सीधी बात है, गांधी परिवार और उनके दरबार के लोग ये नहीं चाहते थे कि प्रशांत किशोर जैसे किसी बाहरी व्यक्ति की कांग्रेस में एंट्री हो और वो व्यक्ति कांग्रेस को अपने हिसाब से चलाए। फिर आप कहेंगे जब एंट्री ही नहीं होने देनी थी तो प्रेजेंटेशन क्यों लिया? बताऊंगा। प्रशांत किशोर के प्रेजेंटेशन और मीटिंग्स के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट किया
जिसमें उन्होंने लिखा कि फॉलोइंग अ प्रेजेंटेशन एंड डिस्कशंस विद श्री प्रशांत किशोर, कांग्रेस प्रेसिडेंट हैज कंस्टिट्यूटेड अ एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 and invited him to join the party as part of the group with defined responsibility. उस ग्रुप का अध्यक्ष नहीं बनाया, बोला इसमें आ जाओ, शामिल हो जाओ. He declined. प्रशांत किशोर ने मना कर दिया. We appreciate his efforts and suggestion given to party. मतलब हमको अच्छा लगा तुमने सलाह दी, जाओ. लेकिन सवाल यह कि जब प्रशांत किशोर की बात ही नहीं माननी थी, कांग्रेस में लेना नहीं था, तो प्रशांत किशोर से बार बार बात क्यों हो रही थी भाई? क्योंकि प्रशांत किशोर को कांग्रेस नेतृत्व ने दो बार मीटिंग के लिए बुलाया. कांग्रेस के लिए प्रशांत किशोर ने डिटेल्ड प्रेजेंटेशन तैयार की. कांग्रेस के रिवाइवल के लिए 85 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की. कांग्रेस को प्रशांत किशोर ने 600 स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन दिया. प्रशांत किशोर के प्रस्तावों पर विचार के लिए कमेटी भी बनाई गई. प्रशांत किशोर के प्रेजेंटेशन पर 5-5 मीटिंग हुई. मतलब यही हुआ ना कि कांग्रेस सिर्फ यह दिखाना चाहती थी कि वो बदलाव के लिए किसी के भी प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सीरियस है. क्योंकि कांग्रेस पर आरोप यह लग रहा है कि ये लोग कुछ करना ही नहीं चाहते, ये लोग बदलाव ही नहीं चाहते. एक वो G23 का प्रेशर चल रहा है, बाहर थू-थू हो रही है, तो एक काम करो, एक आदमी को बुला के उससे प्रेजेंटेशन ले लो. कम से कम बाहर ये दिखेगा तो कि हम लोग सीरियस हैं, कुछ कर रहे हैं. तब तक थोड़ा और वक्त मिलेगा अध्यक्ष चुनने के लिए. पीके ने 2024 के लिए कांग्रेस को 3 फॉर्मूले दिए. फॉर्मूला नंबर 1 में कहा गया कि पार्टी अकेले चुनाव लड़े, इसमें जीत की संभावना बहुत कम बताई, लेकिन भविष्य में जीत की संभावना है, यह बोल दिया. फॉर्मूला नंबर 2 दिया पीके ने कि जरूरत के हिसाब से गठबंधन कर लीजिए, इसमें भी जीत की संभावना बहुत ज्यादा नहीं है और भविष्य भी बहुत अधर में रहेगा. लेकिन फॉर्मूला नंबर 3 दिया कि पार्टी रणनीतिक साझेदारी करे, इसमें जीत की संभावना भी ज्यादा है और भविष्य में इफेक्ट भी ज्यादा मिलेगा. अच्छा, उन्होंने कांग्रेस को एक और प्लान दिया. इसमें कहा कि पार्टी 17 राज्यों की 358 सीट पर अकेले लड़े, 5 राज्य की 168 सीट पर रणनीतिक गठबंधन करे. और किससे किससे करे? महाराष्ट्र में एनसीपी से कर ले, शरद पवार की पार्टी से. बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से कर ले, ममता बनर्जी की पार्टी से. आंध्र प्रदेश में वाईएसआर से कर ले, तमिलनाडु में डीएमके से कर ले. जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट की 17 सीटों पर लोकल पार्टियों से गठबंधन कर ले. लेकिन प्रशांत किशोर के सारे प्लान कांग्रेस ने फेल कर दिए, क्योंकि पूरी बातचीत आखिर में इसी बात पर अटक गई कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा कौन. वो फिल्म का डायलॉग नहीं है, कुर्बानी देगा कौन? तू देगा कुर्बानी. तो कुर्बानी हमेशा कांग्रेस में दूसरों को देनी होती है, उन्हें अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ता है. कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, यूपीए का अध्यक्ष किसे बनना चाहिए, यह रॉकेट साइंस है ही नहीं. ये तो नर्सरी के बच्चे को भी एडमिशन में टेस्ट के वक्त दे दीजिएगा तो वो भी लिख देगा कि कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार का बनेगा, यूपीए अध्यक्ष गांधी परिवार का बनेगा. और नर्सरी का बच्चा लिख देगा भाई. असल में कांग्रेस ने पीएम मोदी की बात को सही साबित कर दिया, क्योंकि पीएम मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि देश में कई दल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ परिवार के लिए काम कर रहे हैं. एक बार पीएम का वो पुराना बयान सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं. कि अभी भी देश में 2 तरह की राजनीति चल रही है. एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की. केंद्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं. परिवारवादी सरकारों में परिवार के सदस्यों का स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक में दबदबा रहता है. ये लोग भले ही अलग अलग राज्यों में हो, लेकिन परिवारवाद के तार से जुड़े रहते हैं. एक दूसरे के भ्रष्टाचार को ढककर रखते हैं. बीते दशकों में इस वजह से देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. इन परिवारवादी पार्टियों ने
देश के युवाओं को भी कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। उनके साथ हमेशा विश्वासघात किया है और आज हमें गर्व होना चाहिए कि आज भाजपा ही इकलौती पार्टी है जो इस चुनौती से देश को सजग कर रही है, सतर्क कर रही है। परिवारवाद की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे वो ऐसे ही नहीं कर रहे। पीके के साथ भी मसला उसी परिवारवाद की वजह से आकर फंस गया। और आप देखिए 1980 में बीजेपी का गठन हुआ था, तब से कांग्रेस के कितने अध्यक्ष रहे और बीजेपी के कितने अध्यक्ष रहे वो भी आपको बता देता हूं। 1980 से अगर आप गौर करेंगे तब से लेकर आज तक में बीजेपी और कांग्रेस का फर्क देखिए। 1980 में बीजेपी बनी, उसके बाद से कितने साल हो गए? अब 42 साल हो गए। 1980 से 2022 में हम आ गए, 42 साल। बीजेपी के कितने अध्यक्ष बने? 11 नेता अध्यक्ष बने, इसमें से कोई रिपीट भी हो सकता है। बीजेपी के लिए 11 हो गए। कांग्रेस पार्टी के लिए कितने हुए? 6 नेता। अब आप कहेंगे इसमें तो 11 है, इसमें 6 है, 5 का ही तो फर्क है। लेकिन इस 6 में 4 नेता गांधी परिवार के, मतलब 42 साल में कांग्रेस ने 6 नेताओं को अध्यक्ष के तौर पे देखा 42 साल में। उसमें से भी 4 जो हैं वो गांधी परिवार से थे, मात्र 2 बाहर के थे। इंदिरा, राजीव, सोनिया, राहुल, चारों प्रेसिडेंट रहे 42 साल में। अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस का इतिहास देखिए। अगर कांग्रेस के लिए आप देखेंगे 1980 से लेकर 1984 तक इंदिरा गांधी रही, अध्यक्ष रही, और उसके पहले भी इंदिरा गांधी थी, लेकिन बीजेपी से कंपैरिजन चल रहा है 2 राष्ट्रीय पार्टियों का, तो 1980 का बता रहा हूं। फिर 1985 से 1991 तक राजीव गांधी रहे, दोनों आखिरी सांस तक अध्यक्ष थे। उसके बाद 1992 से 1996 तक, 1996 पीवी नरसिम्हा राव रहे, ये अध्यक्ष रहे। 1996 से 1998 तक सीताराम केसरी रहे, सीताराम केसरी ये अध्यक्ष रहे। और इनको अध्यक्ष पद से जो हटाया गया वो अपने आप में कहानी है कि कैसे इनको हटाया गया था, वो आपको अलग से किसी दिन बताऊंगा कि किसी को अध्यक्ष पद से इतना बेइज्जत करके भी हटाया जा सकता है। खैर 1998 से 2017 तक सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी रही अध्यक्ष। सोनिया गांधी। 2017 से 2019 तक राहुल बाबा आ गए, राहुल जी। और फिर 2019 से लेकर 2019 से अब तक कौन है बताने की जरूरत नहीं है, सोनिया गांधी। यह है कांग्रेस पार्टी का वो इतिहास जिसमें आपको खाली इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी यही नजर आएंगे। इसीलिए इन लोगों से ये पद, ये कुर्सी छूटती नहीं। प्रशांत किशोर दुनिया भर की बातें समझा कर आ जाएं, लेकिन कैसे छोड़ देंगे भाई अध्यक्ष पद? 42 साल से नहीं छोड़ पा रहे हैं, अब कैसे छोड़ देंगे? ममता बनर्जी भले सपना देख रही हो देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने का, लेकिन आप देखिए जो स्थिति है 2019 लोकसभा चुनाव, देखिए लोकसभा इलेक्शन, कांग्रेस को देश भर में कितने वोट मिले पता है? कांग्रेस को 12 करोड़ वोट मिले थे। और जिन छोटी छोटी पार्टियों को प्रशांत किशोर लेकर आ गए कि इनका यूपीए चेयरपर्सन बना दीजिए या इनके साथ गठबंधन कर लीजिए और फलाना ढिमकाना, उसमें मान लीजिए अभी तो खैर उन्होंने जेडीयू का नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जेडीयू के लिए काम किया। जेडीयू को कितने वोट मिले थे? 89 लाख, 1 करोड़ वोट भी नहीं मिला। टीएमसी को कितना वोट मिला? 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ वोट।
कांग्रेस से बहुत पीछे है। वाईएसआर कांग्रेस, इसको लोकसभा चुनाव में कितना वोट मिला था? 1.5 करोड़। ये लोग कोई हैं कांग्रेस के सामने, बताइए। और ये प्रशांत किशोर सोच रहे जैसे इनको कंट्रोल किया वैसे कांग्रेस को करें। आम आदमी पार्टी को, इनको 26 लाख वोट आया था। तो आप छोटी छोटी पार्टियों को कंट्रोल करें और सोचें कि फिर कांग्रेस के साथ भी वही बर्ताव कर देंगे, ये नहीं ना चलेगा।